हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक जो कल मीन्स 7 अक्टूबर को शाम 6 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक वहाँ के जो मेंबर्स हैं IICC के, उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग किस लिए हुई ये सभी को मालूम है कि आज कल वहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट चल रही है और लोग आपस में बटे हुए हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये मसला बैठ कर के सुलझा लिया जाए। कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं और वो कोर्ट चले गए और उनका कहना है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी पर आगे मामला बढ़ेगा। कल मीटिंग में आई थिंक मोर देन 200 लोग थे और सब मेंबर्स थे और 2-2.5 घंटा मीटिंग चली। उसकी सदारत के लिए मुझे कहा गया, हालांकि मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूँ और समझता था कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इतने अच्छे समझदार बड़े बड़े लोग हाईली एक्सपीरियंस एजुकेटेड बैठे हों, मैं वहाँ सदारत करूँ। एनी हाउ मैंने कोशिश की कि मैं ना बैठूं, लेकिन दोस्तों ने इंसिस्ट किया और मैंने उसकी सदारत की। मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा चली, बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे माहौल में चली। और जहाँ तक मुझे पता है ये मीटिंग ना तो प्रेसिडेंट ने बुलाई थी, ना वाइस प्रेसिडेंट ने, ना BOT के मेंबर्स ने। ये मीटिंग कुछ जो अपने को वेल विशर्स कहते हैं, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि सब वेल विशर्स है या उनका कोई अपना एजेंडा है। बहरहाल उन सब ने ये सोचा कि बैठ करके जो आपस में बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है वो सुलझाए। उस मीटिंग में तकरीबन 22 लोग तकरीबन 15 लोग के करीब बोले और सब लोगों ने अपने जो उनके समझ में आया था वो सजेशंस रखे हैं। मैं कुछ के नाम पढ़ के सुना देता हूँ बोलने वालों में। सबसे पहले शुरुआत की हमारे डॉक्टर नज़र अब्बास साहब ने, जो कि एक वेल नोन फेस है। ही इज़ फ्रॉम अलीगढ़, बट नॉट ओनली फ्रॉम अलीगढ़, वो यूपी में और मुल्क के लेवल पर उनकी एक पहचान है। उसके बाद एक फॉर्मर प्रेसिडेंट अमूबा इरशाद साहब, दिल्ली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने बोला और बहुत अच्छी बातें रखी। उसके बाद एडवोकेट यूनुस साहब बोले, मोहम्मद शकील साहब बोले, एडवोकेट डॉक्टर परवेज़ साहब बोले, माजिद देवबंदी साहब ने अपनी बातें कही, यामीन कुरैशी साहब ने बहुत ही अच्छी बातें कही और उन्होंने एक जनरल बॉडी को कॉल करने की बात रखी। नवेद हामिद साहब बोले, उन्होंने अपने ख्यालात सबके सामने रखे, लोगों ने बड़ी मोहब्बत से उसे सुना। ज़हीर अली बर्नी साहब बोले, जो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो वहाँ तशरीफ़ लाए। और यूसुफ कुरैशी साहब बोले, आपके उसमें चौधरी साहब बोले, और चौधरी साहब हालांकि उनके पैर में, जो मुझे कल ही मालूम हुआ कि पैर में बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थोड़ा उसमें कुछ और आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके कंसर्न को। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब बहुत ही अच्छी टॉल पर्सनैलिटी हैं और उस हालात में वो आए और डैश के ऊपर भी जो ऊपर चढ़ना उनके लिए आसान नहीं था, वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी। बाय एंड लार्ज सभी लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करते थे
और खुल कर के बात हुई कि जो मसला है कोई मसला नहीं, इससे मसला है एज बढ़ाने का। जहाँ तक मुझे भी पता है कि आपके MOU में लिखा हुआ है कि 75 इयर्स एज जिन लोगों की हो गई वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये वहाँ कहीं नहीं लिखा कि अगर वो 75 से कम पे इलेक्शन लड़े और मिड ऑफ द टर्म में उनका 75 साल हो जाएं तो वो आखिर तक कंटिन्यू करेंगे अपना या उसी वक्त छोड़ देंगे, ये कोई मेंशन नहीं। तो वो जो पाबंदी है वो इलेक्शन लड़ने के ऊपर है। ये मैं जो वहाँ डिस्कशन हुआ उससे मेरे सामने बात आई है, मैंने खुद पर्सनली नहीं देखा। हो सकता है कोई लोग इसे ना जानते हो या जानबूझ करके ना मानने को तैयार हो, वो चीज़ अलग है। ये यूनानिमसली सबकी राय थी कि कौम के मसाइल बेहतर ये होते हैं कि कौम में बैठ कर के किए जाएँ, कोर्ट्स में न जाएँ। जबकि मैंने आज सुबह से जो 2-3 ग्रुप बने हुए उन पर देखा, कुछ लोगों की राय है कि साहब कोर्ट्स में जाना क्या गलत है, कोर्ट्स में तो जाते हैं, फैसले मिलते हैं। देखिए कोर्ट के ऊपर कोई वो तो लगा ही नहीं सकते, घंटे में कोर्ट हो जाता है। लेकिन ये सबको मालूम है कि कोर्ट्स में जजमेंट क्या रियली सच्चाई पे बेस्ड होते हैं या आर्टिफिशियल एविडेंसेस के ऊपर होते हैं। बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है, बेंच थी, शुरू से आखिर तक क्या गया कि मुसलमानों की थी, ये हुआ, तोड़ी गई गलत, ये दरवाज़ा गलत खुला, लेकिन फाइनली तो ये कहना कि कोर्ट से, और फाइनली वैसे भी बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं तो फाइनली आपस में बैठना ही पड़ता है और यही सबसे अच्छा रास्ता है। और ये कह देना कि जितने भी लोग वहाँ थे वो तो सब किसी एक ख़ास आदमी के चमचागिरी में हैं या उनके लॉयलिस्ट हैं या उनके अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि हम डिफ़र करते हैं प्रेसिडेंट साहब से भी, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी और BOT के लोगों से भी, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ इस्लामिक सेंटर हम इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं एक तरीका निकले। तो इसमें यूनानिमिटी थी कि कोर्ट में जाना एक अच्छी बात नहीं थी। दूसरा, एक और लोगों का राय आई जिसमें ये हुआ कि 5, 7, 10 जितनी भी हो सके उनकी कमेटी बनाई जाए और वो जो ग्रीवेंसेस हैं जिस ग्रुप को, मैं ये नहीं कहता उसमें सब गलत लोग हैं, ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, और दूसरी तरफ भी बाय एंड लार्ज अच्छी सोच के लोग हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि एक और कोशिश की जाए, उनसे बैठें और इसे आपस में उससे सुलझाएं। चूँकि वैसे भी अगर कम्युनिटी डिवाइड होती है, इस्लामिक सेंटर में 4000 मेंबर हैं, अगर उसमें 2500 एक तरफ है या 1500 एक तरफ है, दूसरी तरफ है, तो देखिए उसे चलाना स्मूथली बहुत मुश्किल होगा। अगर चलाना है तो सभी की राय से सबको मिलकर के चलाना होगा। अब आइए असल मुद्दे पर। असल मुद्दा है एज का। तो एज का जो मामला है ना तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता ना हाई कोर्ट कर सकता। MU में है लिखा हुआ, लेकिन इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर जी ने बनाया, जिसे हम एक पाक साफ पवित्र गाय कहते हैं, उसमें मोर देन 100 टाइम्स अमेंडमेंट्स हुए। इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका एक्ट जो आया 1920 में, उसमें 50 दफ़ा अमेंडमेंट्स हुए। तो अमेंडमेंट तो टाइम के साथ होते रहते हैं। उसी तरह से अगर एज 75 लिखी तो ये कोई कुरान के वर्ड्स नहीं है, कोई ये दीन के वर्ड्स नहीं जो नहीं बदल सकते। इसे आप, जनरल बॉडी इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। जनरल बॉडी के सामने ना प्रेसिडेंट कुछ है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना BOT है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी है। दे आर द सुप्रीम। और ये आपके हाईएस्ट कोर्ट भी इस बात को मानेगा एंड देयर डिसीजन विल बी बाइंडिंग। लिहाजा मेरी वहाँ ज़्यादातर, क्या हर एक आदमी ने, किसी ने इसे डिनाई नहीं किया, हर स्पीकर ने कहा कि देखिए बेस्ट फोरम जो है वो है जनरल बॉडी, वहाँ लाया जाए और जनरल बॉडी जो भी तय करेगी, आप रोक नहीं सकते। और रहा चूँकि उसमें कहीं मेंशन नहीं किया MOU में,
तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई थी कि 15 जून को उनके 75 साल हो गए। अरे 6 महीने की बात है, 4.5 साल आप भुगत चुके हैं या मोहब्बत के साथ उनके साथ कम कर चुके हैं। दो तरह के लोग हैं, एक लोग एग्री नहीं करते। तो 6 महीने की बात थी, आप 1 महीना पहले कर लेते, नवंबर में कर लेते, दिसंबर में तो टर्म ख़त्म हो रहा था। एंड अगेन गवर्निंग बॉडी आपकी जनरल बॉडी होती विच इज़ द सुप्रीम, और वो तय करती कि 75 को एलिजिबल करें या ना करें। दे कुड रिकन्सिडर, दे हैड एवरी राइट। तो ये जो लोग कहते हैं हम तो बात नहीं करेंगे, कोर्ट ये सब चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकता कि ज़िंदगी भर 75 रहेगी और जनरल बॉडी अमेंड नहीं कर सकती, भूल जाइए इसे। हाँ ये भी सही है, हालांकि एक साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप कभी मेरा नाम मत लीजिए, बेहतर यही है, लेकिन वो तो बाज नहीं आते। उनमें यह गलत फहमी है कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर। देखिए हम इज्जत करते हैं, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो उन्हें मैं एडवाइस करूँगा वो मेरा नाम मत लिया करें। आज जब मैं देख रहा था सुबह से, उसमें उन्होंने एक ऑडियो डाला है कि एक साहब अलीगढ़ के थे फला प्रोफेसर, वो कैंटीन चलाते थे। आपको ये सलीका होना चाहिए वर्ड्स यूज करने, कैंटीन चलाते थे। कैंटीन हर तरह के लोग चलाते हैं, कैंटीन वो भी चलाते हैं जो बिलियनर्स हैं, कैंटीन वो भी चलाते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के हैं, और कैंटीन वो भी चलाते हैं जो बेचारे पेट भरने के लिए उसे चलाते हैं। हमने नहीं चलाई थी, हमने सिराज साहब के सामने कहा, सिराज साहब हम यहाँ कल जो कहा वो इस सबको बता रहे हैं कि हम बेनिफिशियरी नहीं है, ना हमें कुछ चाहिए, ना हमने लिया, ना तक फ्री ठहरे, ना फ्री खाना खाया है। जिन्होंने खाया होगा वो खाएं। और दूसरे प्रेसिडेंट की या बीओटी के मेंबर्स का ये राइट होता है कि अगर उनके 2-4 गेस्ट आ जाएं वो उन्हें एंटरटेन करे तो नथिंग हो। वो बीओटी वालों का भी है, वो एग्जीक्यूटिव वालों का भी है, चूँकि वो काम करते हैं। दूसरी जो वो कैंटीन की बात करते हैं, लेट एवरीबडी नोज, मैंने पहले भी बताया, वी इन्वेस्टेड मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। चूँकि मैं यहाँ प्रोफेसर था, मेरे रिलेशन ने वो ले रखी थी, जिनका 3 स्टार होटल है डिब्रूगढ़ में, शादी घर है, पेट्रोल पंप है, हाईली वेल टू डू। लेकिन उन्हें सिराज साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि चूँकि आप इस बिज़नेस में हैं तो मैं चाहता हूँ शुरुआत करने के लिए ये कैंटीन का मामला आप संभालें, और उसका पूरा इंटीरियर, इंटरनल डेकोरेशन, उसकी पूरी जो आपका किचन है, जितने उसमें अप्लाइंसेज हैं, वो सब हमने अपने पैसे से लाए। और बजाय जब हमने छोड़ा इसलिए कि हमारे बस का नहीं था, उनका बिजनेस वहाँ सफ़र कर रहा था, मैं अलीगढ़ में रहना था मुझे, तो बजाय हमें रॉयल्टी देते हैं इस्टेब्लिश करने के, सिराज साहब ने डेप्रिसिएशन काट करके मोर देन 25% हमें पैसा लौटाया। तो हम तो नुकसान में रहे। लेकिन आज तक हमने ये इशू, आज पहली बार ज़िंदगी में कह रहा हूँ, उन इंजीनियर साहब को बताने के लिए, वो जो कहते हैं कैंटीन चलाते थे, वो दूसरे को हल्के में ना ले। आज तक हमने ये इशू नहीं उठाया। सिराज साहब से कभी नहीं कहा कि भाई आप करोड़ों ये काम हो रहा है, पैसा कमा रहा है सेंटर, आपने ऐसा क्यों किया, हमारे 20% 25% क्यों काटा, डेप्रिशिएट करके क्यों दिया? आपको तो हमें कुछ रॉयल्टी देनी थी। अगर 1 करोड़ लगा तो आपको 1.25 करोड़ देना था। आपने 1 करोड़ दिया तो हमने 75 लाख वापस किया। लेकिन हम ये पर्सनल इशू नहीं बनाते और न बनाना चाहिए। उन साहब का इशू ये है कि मुझे पैनल में रखा था और बाद में साहब मुझे निकाल दिया गया। तो आप पर्सनल इशू पे दुश्मनी ना क्रिएट करें और ईमानदारी की बात ना करें, और लोग आपके साथ नहीं आएंगे पर्सनल इशूज़ पर। मेरा भी अगर कोई पर्सनल इशू है तो आप यू हैव द राइट टू से पब्लिकली कि आप ये गलत कह रहे हैं। ना मुझे सिराज साहब से चाहिए, ना बीओटी से, लेकिन मैं इज्जत करता हूँ जो बीओटी में लोग हैं, वो भी बाइज्जत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें ना घसीटिए इस गंदगी में। और सिराज साहब का एक कंट्रीब्यूशन है, सिराज साहब ने इसे खड़ा किया है। आज आप रिटायर हो जाएं और कोई धंधा करने को ना हो, और जो धंधा बातें करते हैं कि मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे यहाँ इतने सिक्योरिटी गार्ड है, घर में जाने के लिए इतने लोग ठहरे, अरे ये बातें कहना नहीं चाहिए। ये दूसरे कहें तो अच्छा लगता है, अपने मुंह से आप अपने को बड़ा कहें तो आपसे घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं। दूसरे कहें कि फला आदमी बहुत अच्छा है, तब इज्जत बनती है। कल यूनिवर्सली मोर देन 200 मेंबर्स, हर आदमी ने सिराज साहब की तारीफ़ की है।
हर आदमी ने एहसन खान की तारीफ की है, और किसी ने बीओटी के मेंबर को बुरा नहीं किया, ये भी मैं बता दूं। और अगर कहने की कोशिश की, उन्हें रोका गया, इसलिए कि हम भाई हैं, हम दोस्त हैं। अरे दुनिया में क्या हो रहा है, कल ही क्या हुआ है, आप सिर्फ सेंटर को लिए हुए हैं, इस पर दुश्मनी निकाल रहे हैं। इजराइल फलस्तीन 2007 में ब्लॉकेड किया गया, भूखे मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, बूढ़ों के लिए खाना नहीं है, पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। सिर्फ दुनिया में एक कंट्री बोला है, वो ईरान। आई सलूट ईरान। किस तरह के वहां लोग तड़प रहे हैं। 2007 से 16 साल हो गए, पूरी दुनिया चुप है। अमेरिका बार बार वही, बिकॉज दे आर फ्रॉडीज, दे आर द एनिमीज ऑफ इस्लाम। हम समझौता कराएंगे, यस वी एग्री इन प्रिंसिपल के साथ वहाँ एक स्टेट होगी फ़लस्तीन, लेकिन आज तक किया तो कुछ नहीं। और कल आप कहते हैं कि इजराइल को हम पूरी मदद करेंगे और उनके कभी हम हाथ नहीं बांधेंगे, किसी के जो वो चाहें वो करें। यानी आपने मुसलमानों का मैसेकर, फ़लस्तीन के मैसेकर के लिए परमिशन दे दी। ये तो आपकी सोच है। अरे मरता क्या नहीं करता, वो बात होती है। जब उन्हें कॉर्नर कर दिया गया, चारों तरफ से घिरे हुए, छोड़ के नहीं मुल्क जा सकते ये गाजा स्ट्रिप वाले, उन पर जुल्म हो रहे, तो उन्होंने अब यही तय किया, इसे जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा हूँ, न जस्टिफाई कोई भी करेगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जो 16 साल से भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, दवाई नहीं, कुछ डेवलपमेंट के लिए चीज़ नहीं, बिजली भी इजराइल से होके आती है, तो उन्होंने तय किया कि इससे बेहतर तो मर ही जाना है। सो दिस इज ए ग्रेट मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड कि मरता क्या नहीं करता। लेकिन वो बड़े इश्यूज हैं, वो एक मुल्क का इशू है, जिसने बड़े हाथ फैला करके, जिस वक्त जुल्म हुआ जर्मनी में, तब यहूदियों को एक्सेप्ट किया। और यहूदियों के हम खिलाफ नहीं हो सकते, ना है। यहूदी जो है वो अभी अल्लाह का मज़हब है उनका, उनकी किताब भी गैबी किताब है। लेकिन जैसे हर कम्युनिटी में होते हैं, उस कम्युनिटी में कुछ लोग जो चाहते हैं इस्लाम को ख़त्म कर दें। एंड द होल वर्ल्ड इज़ एनिमी ऑफ इस्लाम। उसकी वजह है कि इस्लाम एक है। बहुत कोशिश की डिवाइड करने की, लिबरल इस्लाम, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, नो, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन इस्लाम। चूँकि आप गिव इन नहीं कर रहे, आप इनके कब्जे में नहीं आ रहे, तो दे आर एनिमी ऑफ इस्लाम। वो ख़त्म करना चाहते हैं। अरब्स को डिवाइड करके, ईरान की दुश्मनी खड़ी करके, उनका पैसा भी लूट रहे हैं, उन्हें टेरराइज भी कर रहे हैं। और एक छोटी सी स्टेट इजराइल सब कुछ रख सकता है, एटम बम रख सकता है, न्यूक्लियर बम रख सकता है, मिसाइल रख सकता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता, सऊदी कुछ नहीं कर सकता। तो ये इनजस्टिस नहीं चलेगी। एंड दे हैव सेट एग्जाम्पल, ये अलार्म है पूरी दुनिया के लिए कि अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, तो सब मिल करके उसे जस्टिस दिलाएं। जो उन्होंने किया, 5,000, 2.5 लाख 25 लाख की पॉपुलेशन चारों तरफ से घिरी हुई है, तो उन्होंने तो कफन सर पे बांध करके ये काम किया ना। दे नो द कंसिक्वेंसेस कि हमारा क्या होगा। लेकिन उन्होंने यह तय किया कि मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, मार के मरो, कुत्ते की मौत मत मरो। और आप ICC को लिए बैठे हैं। कुछ को फ्री कमरे चाहिए, कुछ को खाने फ्री चाहिए। बार बार कहते हैं साहब मेंबर्स के लिए क्या मराहत है। अरे 4,000 मेंबर हैं आप, क्या आपके बैठने की इंतज़ाम हो जाएगा? आप चाहते हैं खाना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई मेंबर्स के लिए 20% डिस्काउंट हो खाने में, चाय में और कमरे में। लेकिन जब आपके दूसरी क्या क्या है ICC ने, कौम का क्या क्या है, अरे ये सब डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं। क्या आपके रिसोर्सेज इतने हैं? अरे क्या आपको ये मैंडेट है कि मुसलमानों की, हिंदुस्तान के, आप किस्मत बदल देंगे?
आप सबको IAS बना देंगे, सबको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। किस धोखे में हैं आप? और आप 10,000 और 20,000 में मेंबर बन करके आप चाहते हैं आप कब्जा कर ले उस पर। तो IICC जो है, मैं ये वर्ड ज़्यादा सख्त है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि किसी के बाप का नहीं, ना BOT का, ना एग्जीक्यूटिव का, ना प्रेसिडेंट का, ना वाइस प्रेसिडेंट का, ये उन मेंबर्स का है जो 4,000 है, और उनका भी नहीं, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड दिया है और पूरी कम्युनिटी ने किसी न किसी तरह इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की धरोहर है, और उसकी जो किस्मत तय करेंगे वो 4,000 मेंबर मिलकर के करेंगे, ना कि BOT कर ले या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कर ले। तो ये मुझे कहना था, और मेरा एक सजेशन था जो सबसे बाद में मैंने दिया, इन माय व्यू वो प्रेसिडेंट साहब रिजाइन कर दे, अपना चार्ज वाइस प्रेसिडेंट को दे दे। BOT के जितने लोग एग्जीक्यूटिव के वो भी रिजाइन कर दे, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो विदिन ए मंथ जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करें, उसके सामने मसाइल रखें और इलेक्शन करा दें, वेयर एवरीबडी विल हैव द राइट, और जिसे ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उसके तरमीम करनी है MOU में, तो वो ज़ाहिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी आपको मिलेगी तो आप चेंज करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, 70 पे लोग आ जाएं कि 70 कर दीजिए। तो ये इशू जो है, इसे इतना बड़ा इशू बना दिया कि पूरी कौम जैसे इसी के ऊपर जिंदा है। इस्लामिक सेंटर ही आपकी किस्मत तय करेगा, और वहाँ कुर्सी पे बैठ गए तो आप पूरे हिंदुस्तान और दुनिया पे उसमें आ जाएंगे। तो कुछ एम्बिशियस लोग हैं जो चाहते हैं हमें कुर्सी मिली। आज सुबह भी एक साहब ने कहा अपने एक मैसेज में कि कुछ लोगों का एजेंडा है कि हम कैसे इलेक्ट हो। बिल्कुल सही, मैं आपको बता दूं, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एक साहब ने तो वहाँ अपना नाम प्रपोज भी कर दिया कि मुझे इलेक्शन लड़ाइए एग्जीक्यूटिव या BOT में, लेकिन नोबडी एक्सेप्टेड इट। जो आदमी अपने को इस तरह पब्लिक में आके सरप्राइज दे, ऐसे आदमी को ज़िंदगी में इलेक्ट ही ना होने दीजिए। और जहाँ मैं अपने बारे में कहूँ, ना मुझ में कभी एम्बिशन था, ना है, ना मुझे कभी इलेक्शन लड़ना है, ना लड़ूंगा, और ना कभी मुझे कभी कमरा कंसेशन से भी चाहिए या वहाँ खाना कंसेशन से चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वाकई आप कम्युनिटी के लिए चाहते हैं तो 4,000 मेंबर अगर 10-10 लाख रुपए दें तो मैं भी 10 लाख दूंगा, तब दूंगा जब सब दें, और फिर उस पैसे से आप करिए, कौम को आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। तो लंबा हो गया वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट अस फॉरगेट पास्ट, और हम एक साथ बैठें। गलती हमारी भी ज़बान ख़राब हो जाती है जब बोलते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, वापस ले लें, लेकिन हम सब भाई हैं। वो इंजीनियर साहब जो मुझसे इतने नाराज़ रहते हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, आई लव हिम। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा चौधरी नज़ीमुद्दीन साहब, जिस बेहतरी से वो बोले, जिस तरह से उन्होंने दोनों ग्रुप्स की बात रखी, सबको मिलाने की बात करी, बहुत कम लोगों ने की। आई सलूट हिम। ऐसे दूसरे लोग बाद में सबसे, वो लोग नहीं आए थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये तय हुआ कि BOT या जो भी लोग हों, शुरू में वो नहीं है उसमें मीटिंग में, उन्हें बुलाया जाए जो अपनी बात रख सकें। तो सिर्फ 2 लोग आए, 2-4 लोग आए, जिसमें बरकी साहब थे, बरकी साहब वो लेकिन बोले नहीं, सिराज साहब थे, SM खान साहब थे, और 2-4 और लोग रहे होंगे। तो ये रहा, मीटिंग बहुत पीसफुली हुई, कोई तलखी नहीं हुई, और हर बात यूनिमिटी के साथ हुई। और एक साहब तो कश्मीर से आए थे, खालिद साहब कश्मीर से सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड करने। उनके दिल में सोचिए कितना बड़ा दर्द है कि हमारा सेंटर कहाँ जा रहा है। और ये बात गलत नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर या रिसीवर कोई बैठा दिया तो ज़िंदगी भर ना आप BOT में आएंगे, ना प्रेसिडेंट बनेंगे, ना वाइस प्रेसिडेंट, और इसका गुनाह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो कोर्ट में गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।